मैंने एक्सेल शीट देखा था तो मुझे ये लगा कि सर ने तो ये अलग ही इनोवेशन कर दिया है, क्योंकि जब मुझे और एप्टीट्यूड इतना घटिया है, इतना अनऑर्गेनाइज था। क्वेश्चन क्लिक हुआ, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है तो मैं उसको स्किप कर देता था, उसको मैं सेकंड राउंड में करता था कि मुझे लगता था कि हाँ ये मुझे आता तो है बट थोड़ा टाइम लगेगा। राउंड थर्ड में सर मैं वो क्वेश्चन करता था जो। बट सेकंड पॉइंट हमारा रेक्टिफिकेशन है, क्योंकि सर बहुत लोग 3 साल तैयारी करते हैं, 4 साल तैयारी करते हैं बट वो। तो राहुल, वेलकम एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। जो भी देख रहे हो, मैं बता दूं, राहुल 100 डेज के अंदर एक सी पेपर में 7 रैंक लेके आ गया और मैकेनिकल पेपर में 36 रैंक लेके आ गया। इस ज़माने में जब आईआईटी का सारे बीटेक करके कॉम्पीट करने आए हैं, उसके बाद भी बंदा ने 7 रैंक कर लिया। ठीक है, और वो भी कितना दिन में? 100 डेज आपका वीडियो आया था सर, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। तो ये जो चीज़ है कि जैसे आपको लगता है कि भाई, लेकिन ऐसा अगर बोला जाए वो 100 डेज का दिनचर्या क्या था, तो तब तुमको पता चल जाएगा भाई 100 डेज में किया तो जा सकता है, बट मस्ती मार के नहीं। वो 100 डेज में 100 सीरियसनेस लाना पड़ेगा। ठीक है, तो राहुल, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि जब रिजल्ट देखा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये नया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुमने पीएसयू में 43 आया सर था पर। पीएसयू में काम कर चुका हो, बाकी आ चुका था। लेकिन ऐसा मतलब जब रिजल्ट आता है कि अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कैसे प्रिपरेशन किया? एक साल के मतलब एक 100 डेज में 1 डिजिट रैंक। सर मैंने एक आपका वीडियो देखा था 100 डेज और 100 रैंक के अंदर 100 डेज, तो उसमें सर आपने पूरा एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले द यूज़ ऑफ द एक्सेल सीट जो आप प्रोवाइड करते हैं, तो उसको बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ किया। जैसे आपने बताया था कि जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है कि एक तो होता है कि हम कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं बट हमारा फीडबैक कि हमने टेस्ट दिया, फिर जो गलती हुआ फिर वहाँ से हम वही टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। वो हमारा ये नहीं है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस पर फोकस करना है, बट उस पर ज़्यादा फोकस करना है जो वीक एरिया है। सेकेंडली सर आपने वो प्रोवाइड किया था कि जो वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स है, जो मतलब प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होना चाहिए, तो सर मैथ्स और एप्टीट्यूड और 30 नंबर का वेटेज रहता है, तो मैंने सर सबसे पहले वही कंप्लीट किया था। और शुरू में सर मुझे पता नहीं था कि आपने वो कवर किया जब, बट लेकिन जब मैंने देखा कि सर ने कवर कर रखा है, तो सर वो तो सर मैंने 10-15 दिन के अंदर वो दोनों कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मटेरियल इतना कन्फाइंड था, इतना टू द पॉइंट था, मतलब वो बहुत हेल्प किया। देखो, मैथ एप्टी जो मेरे से पढ़ा नहीं, ठीक है, मैथ एप्टी उसको पता भी नहीं है कि ऐसे भी मैथ एप्टी बनाया जा सकता है। यस सर। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि जिसने कभी पढ़ा नहीं, एक बार मेरा पीडीएफ देखियो, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा कि भाई ऐसे भी मैथमेटिक्स पढ़ा जा सकता है, ऐसे भी मैथमेटिक्स पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता है, पढ़ाने का मेरा जरूर है, बट ये जो मटेरियल को इतना ऑर्गेनाइज किया है पूरा मेरा जो टीम, 6 मंथ लगा था मैथ को समझने में। और एप्टीट्यूड इतना घटिया है, इतना अनऑर्गेनाइज था, 9 मंथ मेरा सिस्टम। सर आपने जो सिस्टम बनाया हुआ है वो नेक्स्ट लेवल है। एक तो जो हम कोर्स पढ़ते हैं वो तो ठीक है, बट उसके बाद रिवीजन को कैसे इंक्लूड करना है अपने स्टडी में, वो आपने सारे टेस्ट दिए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली हम जब उसको पढ़ते हैं और वो टेस्ट देते हैं तो रिवीजन होता रहता है सर। और आपने बताया कि पहले पढ़ते पढ़ते उसको कंप्लीट करना है, फिर जब रिवाइज करेंगे तो वो टेस्ट सारे देंगे, फिर उसमें जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूँ और मुझे एंट्रोपी के क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो मुझे वापस से एक्सेल शीट में जाना है, वहाँ पे एंट्रोपी के लेक्चर जो देखने हैं, फिर से वो क्वेश्चंस बनाने हैं। तो इस तरीके से जो रेक्टिफिकेशन टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, इस वजह से कि मैं कितना जल्दी कर पाया सर। जो मेन कारण है कि एक तो सिस्टेमेटिक चीज़ें मिल गया, और जैसे वो पहले तो काम कर चुके हैं, पीएसयू में काम कर चुके हैं, पीएसयू मिल चुके हैं, तो पता था भाई यही करना होता है। अब जो नए बच्चे आता है उन लोगों को नहीं दिखता ना, उन लोगों को नहीं दिखता, उन लोगों को लगता है अच्छा तो फलाना कुछ कर रहा है वहाँ चला जाता हूँ, फलाना कुछ कर रहा है यहाँ चला जाता हूँ, उसी से टाइम बर्बाद हो जाता है और लास्ट में कुछ टाइम बचता नहीं। मैंने एक्सेल शीट देखा था तो मुझे ये लगा कि सर ने तो ये अलग ही इनोवेशन कर दिया है, क्योंकि जब मैं थोड़ा उस टाइम पे परेशान था कि कैसे तैयारी करना है, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करूं। फिर वो आपका मुझे वीडियो पॉपअप हुआ, हाँ,
तो वहाँ से मुझे स्प्रेडशीट का पता चला था, आई वॉज सो हैप्पी कि हाँ यहाँ पे मुझे वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा, मुझे कहीं भटकना नहीं है, सारा स्टडी लेक्चर्स एक जगह अवेलेबल हैं, सारा स्टडी मटेरियल आप तो सर एक मैसेज करने से स्टडी मटेरियल तो मिल ही जाता है। तो वो सब बहुत हेल्पफुल हुआ। और उसके साथ ये रिव्यू भी बच्चे सुन लो, मंडल इज हियर, इसलिए बोलता है जब टेंशन किस बात की है, जब मंडल इज हियर तो व्हाई आर यू इन फियर जब मंडल इज हियर। और सर जब लास्ट में प्रिपरेशन का लास्ट फेज था तो उस टाइम पे मुझे ये लगा था कि मैंने सब कुछ कवर तो कर लिया है, बट उतना टाइम था नहीं शॉर्ट नोट्स बनाने का, ये शॉर्ट नोट्स का प्रॉब्लम आएगा। मैंने पहले का शॉर्ट नोट्स कहीं पता ही नहीं कहाँ पे था, तो वहाँ पे भी आपका वीडियो आ गया था 1-2 दिन बाद कि शॉर्ट नोट्स मेरे पास है, ले लो। तो मैं कहा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है, तो रिवीजन भी बहुत अच्छा हो गया था बस। ये एक्चुअली चीज़ होता ना कि जैसे बच्चे को बोला जाता है कि तुम क्लास करो, तुम फिर क्लास के बाद शॉर्ट नोट बनाओ, तुम फिर PYQ कर लो, तुम भाई सारे बच्चे कर ले, कब कर ले, टाइम कहाँ है। तुम्हारे पास टाइम 100 दिन था, अब तुमने बोला मैंने तो क्लास नोट बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ, PYQ कर लो, तो एक सब्जेक्ट खत्म ना हो। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया हमने, बोला ही नहीं सारे बच्चे को शॉर्ट नोट चाहिए, चलो शॉर्ट नोट मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तुमको स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल मैं पढ़ूँ, तुमको सिर्फ पढ़ना है और टेस्ट देना है, टेस्ट देने से। अच्छा, एक कुछ बच्चे का सवाल रहता है, सर और क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें। सर यही कर लें, वो ही बहुत है, वो उसी को दो। उसके बाद दूसरा तुमने जो किया वही कोई है, तुमने तो जो मैंने करा रहा हूँ तो कर लिया, उसके बाद जब टेस्ट दे रहे हो वो तो सारे नया क्वेश्चन ही है ना, नया क्वेश्चन से वो तो और को कितना प्रैक्टिस करेंगे। जो मैं दिया वो तो सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, फिर उसके बाद भी बच्चे को चाहिए कि नया क्वेश्चन कहाँ से, टेस्ट में अवेलेबल है सर। तो तुम जो टेस्ट दोगे तो सारे नए क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन तो कर तो जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा रिकॉर्ड। रेक्टिफिकेशन में मेन तैयारी में हम सोचते हैं कि हम सिलेबस कवर कर लेते हैं, बट वो एक फर्स्ट पॉइंट है, बट सेकंड पॉइंट हमारा रेक्टिफिकेशन है। क्योंकि सर बहुत लोग 3 साल तैयारी करते हैं, 4 साल तैयारी करते हैं, बट वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं, उस लेवल को रीच ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो रेक्टिफाई नहीं करते हैं सर अपनी मिस्टेक्स को। रेक्टिफाई होगी सर टेस्ट सीरीज से, और टेस्ट सीरीज से फिर वापस आपको एनालिसिस करना। पहले तुमको टेस्ट देना है और फिर एनालिसिस करना है। जो बच्चे कर लिया मंडल का स्प्रेडशीट, सबसे बड़ा बात है कि जैसे मान लो तुमको कोई एक टॉपिक देखा, मान लो तुमको बोला कि मुझे सरफेस टेंशन का दिक्कत है, मेरा स्प्रेडशीट खोलो, जो से एक्सेल शीट और स्प्रेडशीट ही है, स्प्रेडशीट जो गूगल में बोलता है उसको। तो जैसे ही तुमने स्प्रेडशीट खोला, उसमें देखा चलो फ्लूइड मैकेनिक्स का सरफेस टेंशन, नहीं तो सर्च कर दो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट प्लस उससे आज तक दुनिया में जो क्वेश्चन है सारा कर लेंगे, सारे तुमको हमें मिल गया। अब तुमने एक क्वेश्चन गलत किया था उसके बाद तुमने ठीक कर दिया, अब जिंदगी में बचा के हैं। ठीक है, और उसमें सर एक ये भी है कि बेसिक लेवल से लेके जो हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन उस चीज़ पे बन सकता है वो सारा रहता है। तो अगर हम उस चीज़ को सारा कर पा रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वो टॉपिक मेरा पक्का हो जो। यस, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कंप्लीट एंड सफिशिएंट। जो बच्चे बहुत ही लो लेवल का है, जैसे जस्ट शुरू किया, वो सिंपल क्वेश्चन पहले कर पाएंगे तो भाई तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग तो आ गया। फिर उससे डिफ़िकल्ट जो एकदम एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी मैंने उसमें डाल रखा हूँ कि उस टॉपिक से जब बन सकता है। हाँ सर, और सर लास्ट में जब प्रिपरेशन का एंड फेस होता है तो हमें फुल लेंथ टेस्ट को भी ऑन एन एवरेज मैंने सर 10 से 12 दिए थे, तो कि मैं यूज़ टू हो जाऊँ कि हाँ इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, मुझे टाइम कैसे मैनेज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि सर मैं तो पेपर देता था राउंड मेथड में, कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस मेरे से बन रहे हैं मैं उनको करता था। जैसे मुझे क्वेश्चन क्लिक हुआ, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है तो मैं उसको स्किप कर देता था, उसको मैं सेकंड राउंड में करता था, कि मुझे लगता था कि हाँ ये मुझे आता तो है बट थोड़ा टाइम लगेगा। राउंड थर्ड में मैं वो क्वेश्चंस करता था जो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे अटेम्प्ट करने में बहुत समझने में मुश्किल हो रहा था, उसको बिल्कुल लास्ट में करता था। दिस इज़ वेरी गुड टेक्निक। और दूसरा बात हो रहा है कि क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम था तो 10 फुल लेंथ टेस्ट दे दिया, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ जैसे ही जनवरी शुरू होता है, 1 जनवरी, सीधा इस टाइम कि तुम फुल लेंथ टेस्ट शुरू कर दो। और उससे पहले जो पहली बार प्रिपरेशन करता है उसके लिए मेरा सजेशन रहता है कि भाई तुम जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होता है उस सब्जेक्ट का टेस्ट दो। हाँ, सब्जेक्ट वाइज वो बेस्ट सर। उसमें ये रहता है कि सब्जेक्ट का रिवीजन भी हो जाता है और हमें अपनी मिस्टेक्स भी पता चल जाती है।
राहुल को इसका जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन जो पहले पे पढ़ता है, जो मेरा स्प्रेडशीट है उसमें जैसे क्लास है उसके बाद ही एक टेस्ट करके भी होता। हाँ सर, हाँ वो जो आपने नहीं सर वो भी मैंने दिए थे, जैसे आपका कोर्सेज करता था मैं, तो आप बोलते थे कि शुरू के 2-3 क्लास तो ऐसे ही करने हैं, उस टाइम पे टेस्ट नहीं देना है क्योंकि तब तक थोड़ा सिलेबस स्टार्ट नहीं हो सेमेस्टर। उसके बाद सर फिर जैसे लेक्चर होता था मैं वो सारे टेस्ट देता था। ये अच्छे वो ऑन एन एवरेज यूड मैकेनिक्स में तो सर 100 के आसपास टेस्ट बने हुए हैं, तो ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में 50 से 60 टेस्ट है, तो वो टेस्ट उसमें मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बच्चे अगर जिस टाइम में तुम पढ़ते हो उसी टाइम में तुमको टेस्ट देने को मिलता है, बट वो जो टेस्ट है वो आपको क्लास क्वेश्चन सारे मिला के। बट आप बोलोगे सर मुझे नया करना है और क्वेश्चन करना है। अच्छा, कुछ बच्चे को ऐसा लगता है कि क्लास में तो हम कर रहे थे, फिर क्वेश्चन भाई वही तो रिवीजन करना है। मेन तो अगर क्लास में जो हम करा रहे थे उस टाइम तो मैं कर रहा था, तुमने सिर्फ देख रहे थे। हाँ, अब तुम खुद से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कौन चेक करेगा? तो वो जैसे ही चेक कर लेंगे उसके बाद तो तुम्हारे लिए कोई और दिक्कत नहीं रहता है। तो बार बार ध्यान रखिए कि राहुल ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे मतलब ज़्यादा दिन लगाया। 100 डेज के अंदर सिंगल डिजिट रैंक एक सी में और 36 रैंक 7 रैंक एक सी में और 36 रैंक इन मैकेनिकल। ठीक है, तो 100 डेज के अंदर ये कर लेना, ये कर देना। ठीक है, मैं मतलब मेरा वीडियो बनाना आज सार्थक हो गया। हाँ सर, वो बिल्कुल आपको और भी बच्चे होंगे बट मेरे लिए तो बहुत वो वैल्यूएबल है। हाँ सर, 100 डेज में 100 रैंक लाया, 100 डेज के 100 डेज में 100 के अंदर रैंक, और वो भी दोनों में लेके आ गए। ठीक है, एक में भी लेके आ गया, मतलब 100 क्या बोला हमने, 10 के अंदर लाया होगा एक रिचर्ड रैंक। ठीक है, और उसमें भी 100 के अंदर का 36 रैंक। तो ऐसे है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा सारे बच्चे अभी पीएसयू के लिए ये सर भाग रहा है, और भागना भी चाहिए ये सर, क्योंकि पीएसयू का जो बहुत ज़्यादा क्रेज है। लेकिन मोर देन पीएसयू कुछ होता है क्या? सर मोर देन पीएसयू सर, इस जैसे बोलते हैं स्काई इज़ द लिमिट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। तो सर बहुत अच्छी जॉब थी, ये नहीं है, और मैं उसको डिमीन भी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके उस जॉब को पाया था। बट लेकिन सर मुझे लाइफ में थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे जाना था, तो मैंने सर उस जॉब को क्विट किया। तो सर अगर जैसे बच्चे अच्छी रैंक भी लाते हैं तो वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि पीएसयू जाएं या एमटेक करें। अगर उनको थोड़ा विलिंगनेस है कि थोड़ा लाइफ में उनको अपर लेवल पे जाना है, तो दे कैन एमटेक इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस टू गो थ्रू। शायद मुझे उतना नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, जैसे मैंने बोला टेम्पटिंग होता है सर, क्योंकि जस्ट आपकी रैंक आई है और आपको 15 लाख का 20 लाख का पैकेज मिलेगा कि वाला सरकारी नौकरी मिल रहा है। सरकारी नौकरी मिल रहा है, सारा फैसिलिटीज़ मिल रहा है। बट लेकिन दूसरा ऑप्शन भी सर बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री, मेन बात वहाँ पर आता है कि तुम जब पीएसयू में जा रहे हो तब भी तुम क्रीम टैलेंट में हो तभी जा रहे हो। जनरल में 500 के अंदर रैंक नहीं आता है, तो जनरली उसको कोई पीएसयू नहीं मिलता है, घटिया वाला। यस, तो उसमें उसके बाद तुम देखो 500 के अंदर तुम रैंक लेके आ पा रहे हो, तो यू आर द क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री। अब इन लोगों के लिए सिर्फ वही नहीं बचता है कि सिर्फ पीएसयू जाना है। पीएसयू जिसको किसी जॉब और मिल नहीं रहा था उसके लिए मैंने पीएसयू छोड़ा। क्या तो मैंने भी पीएसयू छोड़ के आया, राहुल ने भी पीएसयू छोड़ के आया। क्यों छोड़ के आया? क्या नौकरी खराब है? नहीं, नौकरी आज तक मैं बोलता हूँ नहीं, दो नौकरी बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या दिक्कत है कि हम उससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, ये है माँ। तो जैसे तुमको वहाँ जाने के बाद ये पता चलेगा कि आई कैन डू बेटर देन दिस ऑल्सो। ठीक है, तब जाके ऐसे लगता है कि 15 लाख का 20 लाख का सरकारी नौकरी, पैकेज, मेडिकल फैसिलिटीज़, हाउस फैसिलिटीज़, फर्निचर द विल, ठीक है, ये सब जो है, तब तुमको लगता है कि नहीं इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकता है। इससे ज़्यादा जब तुम कर सकते हो तो यू कैन सकते। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो भी बच्चे को ऐसे लगता है कि ओनली पीएसयू इज़ द लिमिट, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, एमटेक करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा से परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब वो तो है सर, अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है तो उसके लिए वर्क भी बहुत करना पड़ेगा। तो वो तो दिमाग में सोच के डिसीजन ले कि हाँ आप ईगर हैं उतना काम करने के लिए। अभी जैसे अच्छी रैंक और लोगों की भी आई होगी, तो अगर उनको लग रहा है कि दे कैन मैनेज फॉर 2 more years एंड कैन स्टडी वेरी हार्ड, तो एमटेक इज आई थिंक अ बेटर ऑप्शन, अ गुड ऑप्शन। आई थिंक नहीं, मतलब वो बेटर ऑप्शन मैं बोलता ही हूँ, स्काई इज द लिमिट। यस सर।
बट PSU का तो कूलेस्ट जॉब, अब कूलेस्ट जॉब, लाइफ सेटल, आप जिसको दो, हर आदमी का प्रायोरिटी अलग होता है। किसी को चाहिए भाई मैंने बहुत पढ़ लिया, ठीक है, मुझे तो कूलेस्ट जॉब चाहिए, मुझे तो जॉब मतलब अच्छा PSU में नहीं का बस मैं खुश हूँ। तो ये बहुत सारे हैं मेरे साथ जिन्हें वो लोग थे, मैं कितने छोड़ के आए। अभी सर मेरे बहुत कलीग्स हैं वो कर रहे हैं, बहुत सारे दूसरे हैं, तो यार सर फिर अभी इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। और ऐसे नहीं कि हम हैप्पी नहीं थे, नहीं राहुल अभी नहीं थे, PSU में वो भी अभी थे, लेकिन हमें दिख जाता है कि वी कैन डू बेटर, आई कैन डू बेटर। जब भी एक दिमाग में आ जाएगा फिर आपको लगेगा कि काश मैं 2 साल और मेहनत कर लिया होता। क्योंकि अगर IIT में IISc में चले जाते हो, टॉप IITs का बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे IITs का बात कर रहा हूँ, जो अच्छा PSU जाने के लिए जितना रैंक का जरूरत पड़ता है उससे तो टॉप IISc IIT टॉप IIT सबका कुछ नहीं सिर्फ मिल जाता, तो नहीं मिलेगा। तुम्हारा अच्छा ब्रांच भी मिल जाता है, अच्छा स्पेशलाइजेशन भी मिल जाता है, सारे तो अच्छा मिल जाता है। फिर उसके लिए क्या है कि उसके बाद लेकिन 2 साल मेहनत करना पड़ता है। मेरे साथ बहुत एक अनोखा एक हुआ था। जी सर। एक स्टूडेंट को मैंने बोला कि तुमको जो है एमटेक से हायर स्काइज द लिमिट, यस सर। तो उसका भी ऐसा रैंक आया था, तो उनको IISc में एडमिशन मिल गया। ठीक है, अब इतना पढ़ाई करना पड़ रहा है, इतना पढ़ाई करना पड़ रहा है, फिर जो है उसने ONGC चले गए। उस टाइम मैं गेट के थ्रू ONGC हो, तो मैंने बोला तुमने एक सीट खराब क्यों किया? बोला सर आपने बोला कि स्काई इज़ द लिमिट, तो इसलिए मैंने एडमिशन ले लिया। और पढ़ना मुझे बिल्कुल और इच्छा नहीं था, और वहाँ पे इतना प्रेशर दिया, इतना पढ़ने का प्रेशर दिया कि मैं देखा कि नहीं मेरा कूलेस्ट जॉब है, तो फिर जाके ONGC गया। ONGC जाने के बाद फिर जाके ONGC में अभी क्या हुआ नाउ अभी क्या हुआ कि जो सारे डिपार्टमेंट थे वो सारे डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया, मर्ज करके उसको भेज दिया ड्रिलिंग। वो तो सर बहुत हेक्टिक जॉब। आम जाके रो के गंगा बाहर है, ठीक है, और 2-3 तो हमारा वो छोड़ के ES निकल लिया। ठीक है, वो ES निकल ही रहे थे, तभी बोल रहे थे कि सर मुझे इनसे निकलना है। तो बोला ठीक है तुम लोग निकलना चाहते हो, और पूरा एफर्ट डाला IS के लिए। IS में रेलवे आ गया था, तो क्योंकि उन लोगों को पढ़ना नहीं था, पढ़ना तो था, अब पढ़ना पड़ा वन में, ठीक है। इसलिए जिसको भी बच्चे को लगता है कि पढ़ूंगा नहीं, तो ये तो नहीं हो सर मेरे अकॉर्डिंग सर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जितना क्लियर आप लाइफ में होंगे, मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि हम उतने मैच्योर नहीं होते हैं, बट हमारे पास टीचर्स होते हैं, उनकी गाइडेंस लें, तो उनके गाइडेंस से हम बेटर ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे। ताकि हमें, अब जैसे मैं थोड़ा उधर गया, फिर अब दूसरा ऑप्शन देख रहा हूँ, शायद मैं उतना मैच्योर अगर पहले होता तो मैं पहले ही चला जाता। तो अगर अभी जो नए बच्चे, इससे मैच्योरिटी का बात नहीं है, यहाँ पे होता ना जैसे चीज़ें देखा नहीं, हाँ वो है, तो तुमको उतना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आता ना। यही सर। आप सोचो ना कि एक बच्चे है, उसको नौकरी उसको गेट पर अच्छा रैंक किया है, करने के बाद उसको 15 लाख 20 लाख 20-25 बाय 22 to 24 लाख तक का पैकेज दिख रहे हैं, और सरकारी है, उसमें इतना सारे फैसिलिटीज़ है, लाइफ लॉन्ग का प्रॉब्लम सॉल्व है। मतलब जब तक तुम नौकरी करोगे तब तक तुम्हारा टेंशन फ्री, सब कुछ तो सब कुछ होने के बाद फिर वो कैसे सोचे कि इसको भी छोड़ के मैं दूसरा जाऊँ। वो पहले पहले महसूस करके फिर वो अपने आप भी पहले महसूस करना पड़ेगा ना उसको, कि महसूस करने जाएंगे कि भाई हाँ ये तो ठीक है, तो अच्छा है, बट इससे भी अच्छा और दुनिया है जो हम जहाँ पर हम जा सकते थे। मैंने बार बार एग्जाम्पल दिया हूँ, 3 आदमी, हम लोग 3, हमारा बैच का 3 स्टूडेंट थे जिसका अंडर 100 रैंक आया था गेट में। तो मैं, अरिंदम और एक चिजनू, अरिंदम और चिजनू दोनों चला गया किस पे, IS। मैं चला गया किसमें, NDP 70। मैं उसके बाद कितना मेहनत किया, मैंने IAS निकला, मैं जाके BSc में आ गया, ठीक है, हर चीज़ हो गया, हर चीज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जो अभी जैसे इससे बात हो रहा था, 2-3 दिन पहले ही बात हो रहा था ग्रुप में, तो उसने बोला कि देख भैया ना इंडिया, ठीक है, अभी अमेरिका में, पहले कनाडा में था। अब ये सब लोग जो प्रोफेशनल लेवल अचीव कर चुका है ना, जैसे IISc से पढ़ा, उसके बाद टोरंटो चले गए, यूनिवर्सिटी टोरंटो से PhD किया, उसके बाद अभी जो है अभी नौकरी कर रहा है। अभी US का जो टॉप पॉस एरिया है वहाँ पर उसका घर है। अभी बोल रहा कि मेरा जब मैं घर हो गया ना, उसका सारे किराया में दे दूंगा, तो इंडिया में हम जाके बैठ के ऐसे ही खाते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला देखो
ये सोच ही है कि मैं चला जाऊंगा बट आ नहीं सकते। जैसे मेरा वाइफ है, वो ये मेरा वाइफ का जितना भी सैलरी है उसका बैच का सबका शादी हुआ NRI से। तो किसको लगता है कि मेरा ही डोरा से शादी हो गया? क्योंकि ये जो है कि यहाँ पे हमें बैठना पड़ रहा है। तो ये जितना भी है, जैसा भी स्विट्जरलैंड गए थे, स्विट्जरलैंड गए, उसी का जो फ्रेंड है वो आ रही है रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो सिंगापुर गए, मेरा बेटा सिंगापुर गए, उसके बाद उसका एक फ्रेंड है हमारा दोस्त, तो जो मेरा उसका स्कूल के थ्रू गए थे, उसका फ्रेंड जगह मिल रही। तो मैंने कहा कि अच्छे, तो इसका जितना भी मतलब सहेली है सबका शादी हुआ है ना वैसे, अब इसका शादी हो गया मेरे से। तो इसलिए ऐसा होता है कि, लेकिन जब एक दिन पता चला कि वहाँ पे काम करने का कोई तरीका नहीं है, सारे खुद को करना पड़ता है, हाँ वो तो ठीक है, तो तब जगह पता चला कि हम यहाँ पे कितना खुश थे। मेन बात है सर, खुश रहना है कहीं मेन मत ये बात में देखो, जब तक मैं क्लास में पढ़ता था, मैं बार बोलता था कि खुश रहो, तब तक नहीं समझ में आया सर। तब तो ऐसे तो वो 3 वर्ड्स लगते थे, खुश, 2 वर्ड्स, खुश रहो। बट लेकिन सर जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उसका मीनिंग समझ में आता है कि तो वही अल्टीमेट टारगेट है हमारा लाइफ में, तो कैसे भी करके वही खुश रहना है सर। बिकॉज स्ट्रगल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्व भी हो जाती हैं, बट अगर हम उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर लाइफ हमारी ऐसी निकल जाएगी। यही सबसे बड़ी बात है कि भाई जब हमारे पास बच्चे आता है, उन लोगों को लगता है कि आप किसी हालत में गेट फोड़ लो, लाइफ अच्छी, PSU ले लो और खुश हो जाएंगे। ठीक है, फिर जाके PSU मिल गया, शादी कर लो, फिर खुश हो जाए, फिर शादी कर लिया, फिर दुखी। मतलब हर कंडीशन में आप बचपन से अंत तक जो कुछ भी किया हमेशा दुखी होने का जुगाड़ लगाया। पहले स्कूल में पढ़ते थे, ना साइंस मिल गया तो खुश हो जाएगा, साइंस मिल जाए। अभी मेरा बेटा भी क्लास 10 का एग्जाम भी है, तो सबका जितने भी उसका फ्रेंड का देख रहा हूँ, साइंस लेके साइंस लो। मतलब जैसे साइंस मिलने से पता नहीं क्या ना क्या खुश हो जाएगा। ठीक है, तो फिर साइंस मिल जाएगा, साइंस मिल जाए क्या पढ़ना खुश हुआ नहीं। उसके बाद उसको इसमें लगता है कि चलो IIT नहीं तो इंजीनियरिंग नहीं तो मेडिकल, PC में एडमिशन ठीक है। तो हर बच्चे का जब इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला है, मेडिकल में मिला है, क्या खुश हुआ? नहीं हुआ भाई। फिर जैसे ही इंजीनियरिंग करने में गया, आप तो एक नौकरी मिला है, फिर खुश हो जाऊँगा। फिर जो नौकरी मिल जाता है, क्या उसके बाद में तो सब उन लोगों के साथ ही रहा हूँ, कितना खुश थे। बहुत नेगेटिव हर जगह में तुम्हारा क्या है, ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जैसे वो दुखी है कि हाँ काश हम क्यों आ गया यहाँ पे आ गए। फिर नौकरी के बाद जाते ही होता है शादी कर लो। अब शादी करने के बाद भी इतना कौन सा खुश है? हल्की जो है अभी कौन खुश है, शादी कर कौन खुश है, बट वो करना पड़ता है। अब होता है कि जैसे वह कि खुश है नहीं है तो करना नहीं है। मंडल का थ्योरम है कि चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी का, ये सब हमारा स्टेप्स है, ये होता रहे बरोबर, बट एंजॉय द प्रोसेस कि हमने जो कर रहा है हमारा दिल से कर रहा है। मैंने IAS से लिया कर, मैंने PSC से क्या गया, मैं जाके अभी जो करता हूँ मुझे मेरा दिल से पूरा सुकून मिलता है कि भाई ऐसे जैसे तुमने अभी रियलाइज़ करा दिया और उस बच्चे को सारा रियलाइजेशन करा दिया कि एक ऐसा स्प्रेडशीट भी बनाया जा सकता था। ठीक है, ऐसा इस दुनिया में, इस धरती में कौन के नहीं कि पूरा मैकेनिकल इंजीनियर वन स्टॉप सॉल्यूशन कहीं भी नहीं है। इन अ सिंगल स्प्रेडशीट, इन अ सिंगल एक्सेल शीट, सारे क्लास, सारे लेक्चर, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन एक स्प्रेडशीट करना डाल दिया। वो मोबाइल में ले लो और जहाँ पढ़ना है पढ़ लो, जब पढ़ना है पढ़, कॉलेज का एग्जाम आ रहा है उसके लिए पढ़ लो। ठीक है, गेट का एग्जाम आ रहा है उसके लिए पढ़ लो। लेकिन तुम्हारा वो बात भी नहीं समझ में नहीं आया कि गेट है एक तो XC और मैकेनिकल, तो तुमने किसका प्रिपरेशन कर रहे थे? XC? सर मैं तो मैकेनिकल का प्रिपरेशन कर रहा था। XC तो सर जैसे मैंने बताया कि मैं आपका यूट्यूब चैनल फॉलो करता था, तो उस जब XC का पेपर था, XC के बारे में मुझे आइडिया नहीं था कि क्या है, कैसे है, क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो एक दिन पहले आपका शॉर्ट्स आया कि ये 3 ऑप्शंस हैं, सॉलिड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें से चूज़ करना होता है। वहाँ पे जाकर कुछ सेलेक्ट करना होता है क्या ऑप्शंस? क्योंकि मैकेनिकल का गेट दिया था तो वो तो अपना क्लिक होता है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है तो वहाँ पे ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो बट मैंने तो सब मैकेनिकल का तैयारी किया था सब, क्योंकि वो सबसेट है सर। XC तो उसका छोटा सबसेट है और मैथ्स उसका थोड़ा हार्ड रहता है। वो तो सर आपके पूरा
कोर्स में कवर हो जाए। दैट इज द थिंग, तुमको एक सी करके पढ़ने से एक सी नहीं मिलेगा। मैकेनिकल पढ़ लो और उसी के अंदर में एक सी है, ठीक है। तुमको 2 सब्जेक्ट अच्छा लगता है, थर्मल वाला पार्ट अच्छा लगता है, थर्मल ले लो। फ्लूइड वाला पार्ट अच्छा लगता है, फ्लूइड ले लो, ठीक है। सोम वाला पार्ट अच्छा लगता है, सोम ले लो। मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन है, यस यू कैन चूज। बट वो मैथ एप्टी चूज नहीं कर सकते, वो तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा लेवल अप करना। उसके लिए लेवल अप करना पड़ेगा, और उसका लेवल भी मैंने अचीव करा दिया, क्योंकि मेरा मटेरियल में सारे डाल दिया। और एक सी के साथ जो मैथमेटिक्स था उसका मोस्टली ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो गेट का है, हाँ, वो मैच करता है। तो उसमें ये है कि जैसे आपका पूरा वो कोर्स था, पीडीएफ में थी, उसमें सारे स्ट्रीम से क्वेश्चन थे। तो मैंने तो मैकेनिकल का लेवल मैथ्स का जो गेट करा था कंफर्टेबली थोड़ा कम रहा, बट लेकिन उसमें अगर हम इलेक्ट्रिकल और इसी की क्वेश्चन से भी कर लेंगे तो वो लेवल आ जाता है। वो मैंने सारा किया था सर आपके उठ से। अब समझ में आया ना कि जैसे वो बड़ा हार्ड भी तो क्वेश्चन आपके जाना चाहिए। ये सर जैसे सिंपल है मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल है, सिविल का भी मोस्टली उसके आसपास ही आता है, टीआई का भी मोस्टली उसके आसपास ही आता है। तो मैंने क्या किया, दुनिया भर का जितना ब्रांच है, टीआई है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, जेक्सी है, जितना भी मैथमेटिक्स का ऐसे क्वेश्चन जो करता है, वो सारे को सीक्वेंस कर दिया। मैंने बोला ना 6 मंथ हमारा टीम लेके, ऐसे नहीं हुआ कि 6 मंथ हमारा टीम लेके। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो मैकेनिकल का जो मटेरियल है, तो मैकेनिकल करने से सिर्फ थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को लगता है इससे फॉर्म में मैकेनिकल का पीओ कर चले जाएंगे, भाई उससे थोड़ा थोड़ा बहुत करने से नहीं होगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अब सब कुछ में ये उसमें एक सी में जो मैकेनिकल है, एक सी है तो कर लूँ, नहीं सारे कर लो। मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड में क्या हो ना, एप्टीट्यूड में उतना क्वेश्चन अभी तक आया है। देखा ना एप्टीट्यूड का क्या किया मैंने, कि जितना भी आज तक आया है वो तो है ही, कि आपने ऐड किया है तो उसके साथ साथ यार ये वो सारे ही है मंडम सेलेक्टेड क्वेश्चन नाम दिया कि मेरे पास हर वैरायटी होना चाहिए, इसलिए 9 नाम था। और सर एप्टीट्यूड में भी आपने कुछ जो बताए थे कि वो सर कौन सा टॉपिक था जो मुश्किल पड़ता है, जो पेपर से हम सॉल्व पेपर कर दे। हाँ, ये करके देख लो, तो वो टेक्निक बहुत सही है, क्योंकि उसको तो अगर हम इमेजिन करते रह जाएंगे तो वो तो बहुत टाइम खराब हो गएगा, बहुत कर लो पेपर बात करना, क्योंकि वो ऐसे होता ना, ऐसे फोल्ड करने से क्या होगा, इस घुमाने से क्या होगा, ठीक है। वो मार्क्स के क्वेश्चन आए थे सर उसमें, क्योंकि एक तो क्यूआर कोड वाला क्वेश्चन था और एक पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन था। तो आपने पहले बता दिया था कि इससे ये आजकल ट्रेंड में है, एग्जामिनर को बहुत पसंद आ रहा है, तो मैंने बहुत अच्छे से किया था वो। अब देखो कि ये पता चल जाता है कि जैसे आजकल ट्रेंड में कौन सा चीज़ आ रहा है, कि इस बार लॉजिकल वाला जो है ज़्यादा एलआर दे दे रहा है, तो उसी में वो की दोनों चीज़ आता है। और वैसे ही सर इंडस्ट्रियल में भी जो आपने लास्ट में डुअल वाला कराया था कॉन्सेप्ट 10-15 दिन पहले ही, से सर दो मार्क्स का क्वेश्चन फंस गया था, वो दो का तो और सालों क्रेडिट मेरा टीम को जाता है, क्योंकि मैंने पूरा जो सिंपलेस्ट से क्वेश्चन आ सकता है तो हमें पता लग गया था, बट चुन के वही देगा प्राइमर डुअल जो मतलब बिल्कुल कोई नहीं कराता है। तो जब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था तो मैंने सारे ख़त्म कर दिया। करने के बाद फिर हमारा टीम को बोला कि भाई इसको बंद कर लो, ठीक है, प्राइमर डुअल मुझे नहीं कराना। तो उन्होंने दिया कि नहीं सर ये तो मतलब आ ही सकता है, इसका ज़्यादा चांसेस है कराना है, मैंने ठीक है कराता है। तो ये क्रेडिट तो मेरा टीम को जाता है कि भाई वो प्राइमर डुअल मैं ही नहीं कराता, क्योंकि वो जो है इतना कम आता है। वो तो सर उसको क्वेश्चन इतने साल में शायद कोई एक कभी आया हो, शायद एक आया था, आया शायद, हाँ कभी 2007 में आया, कभी एक आया है, मतलब वो तो 15 साल 20 साल बीत गया, ठीक है 15-20 साल बीत गया। तो वो इस बार आईआईटी ढूंढने कोई क्वेश्चन नहीं। आप पता वो मेटल फॉर्मिंग का सर एनाइसोट्रोपिक रेशियो वाला जो क्वेश्चन आया था वो नोट्स में भी था, बट लेकिन मैंने जो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करे थे ना, उसमें वो फॉर्मूला याद रहेगा, अरे हाँ लिखा हुआ था। तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन सर वहाँ से बन गया था मेरा, क्योंकि वो सर ऐसे टॉपिक्स हैं, वो तो कभी आया ही एनाइसोट्रोपिक रेशियो वाला कभी आया नहीं, कोई एग्जाम में नहीं है, अभी तो कोई एग्जाम में नहीं है। बट मुझे पता था कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, तो एक क्वेश्चन ही मैं कराता हूँ इसको। हाँ सर, वो बिना क्वेश्चन आए हुए भी वो आपकी शीट में था सर। हाँ, एक ही क्वेश्चन मैं कराता हूँ कि भाई ये टॉपिक है, ये ऐसे होता है, ये फॉर्मूला है, और जिसका एक क्वेश्चन कर लो। एक ही क्वेश्चन मैं कराता हूँ पूरा, किसी में उसके 2 क्वेश्चन भी नहीं कराया कि भाई इसका बहुत ही कम प्रायोरिटी, बट जिसमें उसको थोड़ा ध्यान से देख लिया, उसके लिए ऐसे भी मुश्किल वाला चीज़ तो है नहीं। हाँ कि भाई ठीक है ये टॉपिक है बस ऐसी, लेकिन आ गया इस बार वही आ गया
ये सब सारे करने के चक्कर में तुम्हारा 36 आ गया। ये सर ये आज रैंक पूरा डिफाइन हो गया सर। और डिफाइन रहता ना कि जो जो चीज़ बाकी लोगों के लिए दिक्कत हो रहा है तुम्हारे लिए वो फ़ायदा कर रहा है। ये सर इसके कारण जो है हो जाता है। अब देखो कि आपका डबल डिजिट रैंक और सिंगल डिजिट रैंक ये सब चाहिए होता है, और एक बंदा 100 दिन के अंदर में सारे कर लिया और एक स्प्रेडशीट से, और तुम भटकते रहते हो। मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट का भी गलती नहीं है, तुमको आइडिया था सर सर, उनको आइडिया नहीं रहता है कितना सफिशिएंट है। मुझे पता था कि ये बहुत ज़्यादा है, मुझको देन एनफ है। तो देना है, तो तुमको सारा आइडिया था, इसलिए तुमको इधर उधर हटाने का जरूरत नहीं पड़ा। नहीं तो बच्चे क्या करता है, उधर में कुछ कर रहा है तो इसका भी देख लेता हूँ, इसको कुछ कर रहा है इसका भी देख लेता हूँ। अब इसके चक्कर में तुम्हारा टाइम हो जाता बर्बाद। तो तुमको क्या करना है, फोकस करना है, एकदम कॉन्क्रीट फोकस करना है। जिसको जो मटेरियल चाहिए मेरा व्हाट्सएप में व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। तुम्हारा वो क्वेश्चन भी इसका हाँ सर, एक टेस्ट सीरीज में अटैम्प्ट कर रहा था, तो उसमें जो हमने पढ़ा था उसके अपोजिट उन्होंने सॉल्व किया हुआ था। तो मुझे डाउट आया सर, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद पढ़ रहा था, तो मैं क्या सर ने तो ऐसे बताया। वो मैंने सर रात को टेस्ट सीरीज दी थी, रात को ही मैंने वो मैसेज किया आपको, वो एक घंटे में आपका रिप्लाई आ गया था, नहीं जो हमने पढ़ा है वो सही है, ये थोड़ा डाइसी तरीके से सॉल्व किया गया है। तो ऐसा है सर, क्योंकि जो हम यूज़ कर रहे हैं मतलब जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, तो वो भी कभी कभी हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। हाँ देखो ऐसा है कि भूलेंगे, इंजीनियरिंग में कुछ कुछ गलत होता ही है, और फॉर्जर अंडरस्टैंडिंग टर्निंग वो क्लियर नहीं है। अब ये सब जो चीज़ें कुछ तो होगा, बट यस 99% आपका तो सही रहता ना। तो उसके बाद मैं तो हुई जैसे डाउट हुआ तो तुरंत मुझे भेजा कि सर ऐसे हो रहा है, तो मैंने कर पूछ लिया भाई, नहीं ये कर लो। तो वो जो चीज़ है उसके लिए हम सारे उसके आज तक दुनिया में जितना क्वेश्चन है सारा डाला, बल्कि हमने उसमें सेट किया कि ऐसे होना है, ठीक है। तो टर्निंग और टर्निंग का भी सारे में करके दिया। तो और ये भी बहुत सारा फीडबैक है, जैसे डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म आपका पूरा नंबर अवेलेबल रहता है, तो उसमें रहता है कि बच्चे को ये पता है कि मुझे डाउट आएगा तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उसके मन में ये डाउट नहीं रहेगा कि, क्योंकि ऑनलाइन में सर ये थोड़ा है कि आपको डाउट्स पूछने हैं, तो अगर वो लेट हुए तो आप थोड़ा उलझ जाते हैं मन तो मिलता ही नहीं, मिलता नहीं है। टीचर सारे मैंने अभी देख रहा था जैसे ऑनलाइन में कि मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये आज तक का ट्रेंड है, मैं खड़ा हूँ, अरे तुम क्या टेंशन ले रहे हो, मैं खड़ा हूँ। मतलब तुम्हारा नंबर ही बच्चे के पास नहीं है, तुम वहाँ खड़े हो तो क्या है उसका अगर डाउट होगा तो कैसे पूछ लेंगे, उसका कोई दिक्कत होगा तो कैसे बात करेंगे तुमसे। पहले सबसे पहले तो अपना नंबर दो, जिससे तुम खड़े होकर ये दिखेगा। तो पूरा यूट्यूब में सारे टीचर क्या है, सारे खड़े, और सारे किस लिए खड़े हैं पता नहीं क्यों खड़े हैं ठीक है। तो सारे जो है कि किसी का नंबर नहीं दूंगा, कोई टीचर नंबर नहीं दे रहा है कि भाई तुम मुझे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जब मेरा स्टूडेंट है मैं सारे को कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे नहीं कहा, अभी ऑनलाइन में सर बहुत ज़रूरी है सारे बच्चे को फ्रॉम द डे 1 सर, वो तो बहुत पहले से ही आपका नंबर दिया रहता है कि भाई तुम्हारा। अब क्या होता है कि उसके मुझे बहुत ज़्यादा छिलना भी पड़ता है, हर दिन मैसेज आता है, ठीक है। अब मैसेज आता है तो रिप्लाई भी करना पड़ता है, और मैं नौकरी छोड़ के आया ही इसीलिए। मैं तो ये चीज़ को प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ ना, मुझे इसके लिए बर्डन नहीं लगता कि मेरे पास 50 मैसेज आ गया, ठीक है। अभी आज मैंने यहाँ पे सेशन में इस पर करना आया हूँ हमारा रेगुलर समिट में। अब जब मैं जाऊँगा तब तक मेरे पास 500-600 मैसेज आ जाएगा। अब ये नहीं कि मुझे सब बर्डन लगता है, हाँ वो बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है कि आज तो मंडन चला गया उठा ठीक है, अब कल तक मैंने मिल गया सर, ठीक है। तो वो हो जाता है, लेकिन ऐसा मुझे कोई बर्डन नहीं था, मुझे मैं एंजॉय करता हूँ। अरे अच्छा ये इसका ऐसे प्रॉब्लम हो गया, चलो उसको मेंटेन दे दो। अभी मेन स्टार सब प्रिपरेशन करना है, उसको ये प्रॉब्लम है, चलो ये मेंटेन दे दो, ठीक है। और बच्चे से हमें पता भी चल जाता है कि इसको क्या चाहिए, जैसे शॉर्ट नोट। हाँ सर, अब उस टाइम में लोग बच्चे मांग रहा है कि शॉर्ट नोट कैसे बनाए, शॉर्ट नोट कहाँ से क्या करें, तो मैं बोला चलो मैं तुमको दे रहा हूँ सबका वो बहुत रिफाइंड वे में। और सर सारे शॉर्ट नोट्स भी ऐसे बने हुए थे कि पूरा टॉपिक कवर्स थे, तो ऐसा कुछ नहीं लगे अलग से मुझे हमको कुछ कवर करना था, वो बहुत अच्छा। हाँ, तो जो भी मैं कहता हूँ दैट इज़ कॉन्क्रीट एंड सफिशिएंट, उसमें आपको और कुछ नहीं करना है, उतना करना है। बट और एक चीज़ है, और क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज से मिलेगा, और प्रैक्टिस भी टेस्ट सीरीज से हो जाएगा, और जो गलती होगा वो भी सर जाएगा। राहुल हमारा बहुत अच्छा लगा इसको करते हुए, एंड और हम लोग भी अब रैकर समिट में आए हैं, एंड उसके बाद हम लोग और भी बात करेंगे। आप देखिए रहे कि लोग सारे इधर उधर चलते जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जहाँ पे बैठे हैं इसके आसपास में लोग आते जाता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा रहा, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड खुश रहो। थैंक यू। और ज़िंदगी में जब भी कभी भी कोई भी दिक्कत हो,
हमेशा ध्यान रखना, मंडल इज देयर, मंडल वाज देयर, मंडल विल बी देयर। एक मैसेज, एक व्हाट्सएप मैसेज अवे, जस्ट ठीक है, उस रहो। थैंक यू सर।